आइए हम आपको इतिहास की अगली कक्षा क्लास की श्रृंखला में प्रवेश कराते हुए मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हो चुका है। पेशवा युग में अब आपने पढ़ लिया था बालाजी विश्वनाथ प्रथम। अब पढ़ते हैं बालाजी विश्वनाथ प्रथम के बाद उनका पुत्र। जैसा कि आप जानते हैं 1720 में बालाजी विश्वनाथ का देहावसान हो चुका है। अब उनका पुत्र पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम ये साहू का अगला पेशवा बनता है। इसके जीवन की कुछ कहानियां देखते हैं और जो रोचकता से भरी हुई है देखते हैं। बालाजी बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव प्रथम पेशवा रहता है 1720 से लेकर 1740 तक। 1720 से 1740 तक कहानी ठीक से देखिएगा, ठीक है। 1720 से 1740 तक ये पेशवा रहता है और ये 20 वर्ष की, ये लगभग 1699 में इसका जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। 1699 1720 में इसका जन्म होता है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं 1700 में अगर इसका जन्म हुआ तो 1720 ईस्वी तक ये 20 वर्ष का हुआ ना। तो 20 वर्ष का हुआ अर्थात यह 20 वर्ष में ही पेशवा बन गया, ठीक है। आप जरा कहानी को जोड़िएगा। 1699 में आपके यूरोप का नेपोलियन कहा जाने वाला व्यक्ति है, उसे कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, जिसे हम यूरोप का समुद्रगुप्त कहते हैं, ठीक। देखते हैं तो 20 साल की अवस्था में ये पेशवा बन गया और इस प्रकार से 1720 से लेकर के 1740 तक पेशवा रहता है। तो कितने वर्ष रहा है? तो ये 20 वर्ष तक ही पेशवा रहा और 20 वर्ष में ही यह शासक बन गया था। समझ पा रहे हैं? और इस प्रकार से देखा जाए तो यह कुल मिलाकर के 20 वर्ष में, इन 20 वर्षों में कुल मिला के 40 युद्ध लड़े। कितने युद्ध? 40 युद्ध अपने जीवन में इसने लड़े और इन 40 युद्धों में कोई भी युद्ध इसने हारा नहीं। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक। अगर प्रश्न आए तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक। यह हो जाएगा कोई भी युद्ध इसने नहीं हारा। अच्छा, इसकी पत्नी का नाम काशीबाई। क्या है? काशीबाई। जब ये शासक बनता है तो शासक बनकर ये पहले ये कोशिश करता है कि हम अपने जो हिंदू पादशाह है अर्थात जो हमारे हिंदू सम्राट हैं, इन सभी को हम एक करेंगे। तो सभी ये हिंदू शासकों को एक करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से इसे हम हिंदू पद पातशाही के नाम से जानते हैं। इसके आदर्श पर चलकर ये सभी हिंदू राजाओं को एकजुट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और एकजुट करते करते ये छत्रसाल बुंदेला के यहां से गुजरकर दिल्ली के समीप से गुजर रहा था और दिल्ली में देखा दिल्ली पूरी तरह से रंगारंग थी, अर्थात वहां के जो भी थे एक प्रकार से वहां जश्न चल रहा था, जिसे हम कहा गया कि दिल्ली शराब और शबाब में डूबी है। समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार जरा सोचिए, आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन होता है तो सभी लोग तो फंक्शन में होते हैं ना, लेकिन आपका दुश्मन आपको देख करके उसी समय आक्रमण कर दे, क्या आप जीतने के संबंध में रहते हैं? संभावना नहीं, हारने के पक्ष में ज्यादा रहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से जब ये दिल्ली पहुंचता है, ध्यान समझना, दिल्ली के समीप से गुजर रहा है तो उसके बाद आप हम महाराष्ट्र के नक्शे को देखेंगे। इस प्रकार से दक्षिण भारत को अगर हम देखेंगे तो आपका ये दिल्ली पड़ेगा, ठीक। और दिल्ली से होते हुए ये हैदराबाद, वर्तमान का आंध्र प्रदेश, हैदराबाद होते हुए ये पहुंच रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। तो दिल्ली से होते हुए जब ये हैदराबाद पहुंचता है तो हैदराबाद में इनका संपर्क होता है। हैदराबाद का निजाम बैठा है, उसको हम चिनकिलिच खां के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है निजाम उल मुल्क, ठीक है। हैदराबाद का संस्थापक कौन है? चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क, याद रखना होगा।
चिनकिलिच खां से इनकी भेंट होती है। जो चिनकिलिच खां हैदराबाद का निजाम है, ये स्वतंत्र हो चुका है। आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ये और बंगाल ये सब स्वतंत्र हो चुके हैं मुगलों के समय। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। ये सोचता है चलो दिल्ली के समीप से गुजरे हैं, अब इनको अपने अधीन कर लिया जाए, है ना। तो यहां पर जाता है ये अपनी चौथ और सरदेश मुखी, आप जानते हैं 2 कर्म इनके यहाँ होते हैं। ये चौथ और सरदेश मुखी इनके यहाँ लेने जाता है चिनकिलिच खां के यहाँ, और चिनकिलिच खां सरदेश मुखी और चौथ देने से इनकार कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? अर्थात इसने कहा कि क्या आप चौथ और सरदेश मुखी नहीं देंगे? कहा नहीं देंगे, नहीं दिया। तो चिनकिलिच खां से इनका सामना होता है, अर्थात किसका? बालाजी बाजीराव का, जो समय है 1728। कब? 1728, जिसे हम पालखेड़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन से युद्ध? पालखेड़ का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क की हार होती है। ठीक, जिसे हम समाप्त करते हैं उस युद्ध को मुंगी सिउगांव की संधि से समाप्त होती है। ठीक है, बाद में फिर से कोशिश होती है 1737 और 38 में युद्ध होता है, उसे हम कहते हैं भोपाल का युद्ध, या रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है भोपाल युद्ध। ठीक, भोपाल युद्ध 1737-38 में हुआ। और आप जानेंगे 1800 छोड़ो उसको, भोपाल युद्ध हुआ जिसमें निजामुल मुल्क पूरा परास्त होता है, और यह युद्ध समाप्त होता है दुरई सराय की संधि से। किससे? दुरई सराय की संधि से। आपको एक सवाल इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, भोपाल युद्ध कब हुआ? तो भोपाल युद्ध आपका 1737-38 में होता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव और निजाम उल मुल्क के मध्य, याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर जब ये दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में दिल्ली से कहां? महाराष्ट्र पहुंचा, आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश से ये पहुंचा महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में जब पहुंचता है तो वहां बैठे कौन है? शिवाजी। ये क्या बोलते हैं? शिवाजी नहीं, साहू जी। क्या नाम है? साहू जी। साहू जी बैठे हैं, अर्थात ये है कौन? ये छत्रपति हैं। ठीक है, इनसे यह उसी समय अर्थात बाजीराव, क्योंकि दिल्ली को देख करके आ रहा यहाँ के लोग दारू गांजे में सब में डूबे हुए हैं, तो इसने आकर के साहू जी से बोला कि अब वक्त आ गया है। क्या? अब वक्त आ गया है जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए तो हमारी सत्ता अटक से कटक तक स्थापित हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? अर्थात उसने साहू जी से कहा कि अगर हम अब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो दिल्ली पर आक्रमण जब हम करते हैं तो हमारी सत्ता दिल्ली पर काबिज हो सकती है, अर्थात हम वहां के सम्राट बन सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अभी आप देखिएगा, तो साहू के कहने से ये क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। कहां? दिल्ली पर। और उसी समय दिल्ली पर शासक बना है, अर्थात शासक है, उसका नाम मोहम्मद शाह। क्या कहे नाम है? मोहम्मद शाह, जिसे हम मुगल साम्राज्य में पढ़ चुके हैं। मोहम्मद शाह को हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। इसी के समय नादिर शाह, जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, का आक्रमण होता है। समझ पा रहे हैं? ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह का इसी समय आक्रमण होता है। ठीक, और वह तख्त ए ताउस को उठा ले जाता है। तख्त ए ताउस को हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और इस प्रकार उस पर आसीन होने वाला पहला बादशाह शाहजहां था, और तख्त ए ताउस पर आसीन होने वाला अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह था, जिसे हम रंगीला के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? यही जो व्यक्ति है
जिसने सैयद बंधुओं को मारा अर्थात हत्या कराई। ठीक, पीछे हम पढ़ चुके हैं अन्य वीडियो में। यह शासक बना है और ये वही है जो क्या था, धर्म दल में छुपा रहता था, है ना, अर्थात महिलाओं के बीच में। तो बाजीराव इनको देखता है, व्यस्त रहते हैं उसी में। तो इनको क्या इनसे युद्ध करने की बात, तो ये कहता है इनसे, मोहम्मद शाह से, कि हम तुम्हें मारने नहीं आए, बस हम तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने आए, अर्थात हम अपनी शक्ति दिखाने आए हैं। समझ पा रहे हैं? यह कथन किसका है? बालाजी बाजीराव प्रथम का है। ठीक है, जो इसके जीवन की एक सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ठीक है, ये इतनी बड़ी भूल हुई कि मोहम्मद शाह रंगीला अब इसको मारने की कोशिश करने लगता है। और जब ये निकलते हैं दिल्ली से, तो जरा सोचो, दिल्ली से चलेंगे तो रास्ता ये पहुंचेंगे अपने महाराष्ट्र, लेकिन इसी मोहम्मद शाह रंगीला के अधिकार क्षेत्र में है चिनकिलिच खां अर्थात हैदराबाद। बात समझ पा रहे हैं? हैदराबाद इनके अधिकार क्षेत्र में है, जिनसे ये हैदराबाद के शासक हैं चिनकिलिच खां। कौन? चिनकिलिच खां। और ये चिनकिलिच खां से मोहम्मद शाह कहता है इनको रास्ते में ही घेर कर मार दो। ठीक है, रास्ते में ही घेर कर मार दो, जिससे चिनकिलिच खां रास्ते में घेरते हैं और घेर कर युद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बाजीराव प्रथम पूरी याद दिलाता है, भैया कि एक बार तुमको हम पीटे हैं, दोबारा फिर से पीटे, हमको पीटे जाने के लिए हमें लगता है ना। अर्थात ये इनसे कहता है कि इस बार तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं? अर्थात बाजीराव कहता है चिनकिलिच खां से कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक, ऐसा सुनते ही चिनकिलिच खां भाग जाता है, अर्थात कोई युद्ध नहीं करता। बात समझ पा रहे हैं? तो ये भाग गया, इसका काम खत्म रहा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब ये पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र अर्थात अपने साम्राज्य। ठीक है, अपने साम्राज्य अब ये पहुंच गए, तो उसी समय बुंदेला, आज का बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेला सरदार है, उनका नाम है छत्रसाल। क्या नाम है? छत्रसाल। और ये छत्रसाल के साम्राज्य अर्थात उनके क्षेत्र को रुहेलों ने, जो आज का बरेली जिला आता है, बरेली जिला के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये आपके रुहेलखंड के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? रुहेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आज का बरेली, तो रुहेलखंड के अंतर्गत रुहेलों ने बुंदेला सरदार छत्रसाल का साम्राज्य लगभग जीत चुके थे। ठीक है, जिससे छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी और बाजीराव प्रथम ने इनका सहयोग किया, साथ दिया, और यहां तक इनके साम्राज्य को जीत लिया। और जीतकर रुहेला जो लोग थे, इनके यहाँ मुगल एक व्यक्ति रहता था, मुगल सूबेदार था, उसका नाम था मोहम्मद शाह बंगस। क्या नाम है? मोहम्मद शाह बंगस। मोहम्मद शाह बंगस की हत्या कर दी और हत्या करके पूरे छत्रसाल बुंदेला के साम्राज्य को वापस दे दिया। ठीक, इस प्रकार अब यहां से बाजीराव की पूरी कहानी पलटने वाली है। ठीक, वह बाजीराव जो कभी 40 युद्ध टोटल अपने युद्ध 40 युद्ध लड़ता है, और 40 युद्ध लड़ते लड़ते वह कोई युद्ध नहीं पराजित होता, कोई युद्ध हारता नहीं है। 20 साल की अपने जीवन काल में, अर्थात शासक के रूप में अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा। लेकिन अब देखो, जब ये छत्रसाल जीत जाते हैं, तो छत्रसाल अपने साम्राज्य में एक आयोजन करते हैं, अर्थात एक पार्टी याद का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो पार्टी याद का जब आयोजन करते हैं, तो उसमें एक मुगल नर्तकी रहती है, उसका नाम है, क्या नाम है? मस्तानी बेगम। क्या नाम है? मस्तानी बेगम। ठीक,
मस्तानी बेगम को बुलाया जाता है और आगे कहानी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।